अक्सर जब दर्द या किसी गहरी चोट की बात होती है ना, हम्म। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसे आंखों से देखा जा सके। बिल्कुल, जैसे हाथ की हड्डी टूटने पर एक्सरे में दिखने वाली वो सफेद टूटी हुई लकीर, या फिर शरीर पर कोई गहरा निशान। समाज हो या हमारा कानूनी सिस्टम, दोनों ही दर्द को नापने के लिए हमेशा किसी दिखने वाले सबूत की तलाश में रहते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे एक अलिखित नियम बन गया है कि दर्द अगर बाहर से दिख रहा है तो वो सच है, और अगर नहीं दिख रहा तो शायद वो उतना गंभीर नहीं है। लेकिन क्या सच में दर्द की सच्चाई सिर्फ उतनी ही है जितनी हमारी आंखों को दिखाई देती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का फोकस इसी अदृश्य दर्द और उसे पहचानने में हुई एक बहुत बड़ी कानूनी चूक के इर्द गिर्द है। हम इनविजिबल स्कार्स रीडिफाइनिंग एसिड अटैक विक्टिमहुड इन इंडियन लॉ नाम के एक बेहद अहम लेख और उससे जुड़े दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस विषय का मुख्य केंद्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया ऐतिहासिक फैसला है जिसने एसिड अटैक पीड़िता होने के पूरे मायने ही बदल कर रख दिए हैं। देखिए, अगर हम इस मामले की परतों को उधेड़ें तो ये सिर्फ एक पुराने कानून में हुए संशोधन की कहानी नहीं है। अच्छा, तो ये और क्या है? ये दिखाई देने वाले नुकसान और अदृश्य नुकसान के बीच के उस विशाल अंतर को पाटने की कोशिश है जिसे हमारा सिस्टम सालों से नजरअंदाज कर रहा था। मतलब एक तरह से संवेदनहीनता को खत्म करने की कोशिश। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये महज कानून की किताब में चंद शब्दों का हेरफेर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस फैसले से पहले कानून की नज़र में न्याय का पैमाना इस अजीब सी बात पे टिका था कि हमलावर ने हमला कैसे किया। न कि इस बात पर कि उस हमले से पीड़िता को असल में कितना नुकसान हुआ। एकदम सही। और यहीं से शुरू होती है वो समस्या जिसे कानूनी भाषा में द लूप होल कहा गया है। तो मैं इसी लूप होल के बारे में सोच रहा था। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसे आमतौर पर RPWD एक्ट 2016 कहा जाता है, उसमें एक अजीब सी परिभाषा लिखी हुई थी। उसके स्केड्यूल 2ZC में। हाँ, पुराना कानून केवल उन लोगों को ही पीड़िता मानता था जिनके चेहरे या शरीर पर एसिड फेंकने यानी थ्रोइंग के कारण बाहरी विकृति हुई हो, यानी एक्सटर्नल डिसफिगरमेंट। मतलब अगर किसी ने आपके ऊपर तेजाब फेंका है और वो आपकी त्वचा पर दिख रहा है तभी आप पीड़िता हैं। बाप रे, ये तो पूरी तरह से बाहरी दिखावे पर केंद्रित परिभाषा है। बिल्कुल। मेडिकल बोर्ड या सरकारी अधिकारी बस ये देख रहे थे कि क्या शरीर पर जलने के ऐसे निशान हैं जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ उस फेंकने की क्रिया पर था। लेकिन जरा उन पीड़िताओं की खौफनाक वास्तविकता के बारे में सोचिए जिन्हें जबरदस्ती एसिड पिलाया जाता है। फोर्स्ड इंजेक्शन, जो कि बहुत आम है। हाँ, ये कोई डरावनी फिल्म की कल्पना नहीं है, ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। जब किसी इंसान को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया जाता है तो चेहरे पर या त्वचा पर शायद खरोच का एक निशान भी न दिखे। बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य लग सकता है, तो फिर अंदर क्या हो रहा होता है? अंदर की स्थिति की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब तेजाब शरीर के अंदर जाता है तो मुंह, गला, भोजन नली जिसे ईसोफेगस कहते हैं, और पूरा पेट बुरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। बाप रे। ये कोई ऐसा घाव नहीं है जो समय के साथ भर जाए। इसके कारण जीवन भर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं रहती हैं। मतलब एक घूंट पानी पीना भी मुश्किल हो जाता होगा। पानी पीना या अपना ही थूक निगलना भी एक भयानक यातना बन जाता है। कई मामलों में तो पीड़ितों को जीवन भर के लिए फीडिंग ट्यूब के सहारे रहना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे कोई इमारत अंदर से पूरी तरह जलकर खाक हो जाए। हाँ, उसकी बुनियाद पिघल जाए। और बाहर का पेंट सुरक्षित होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर मुआवजा देने से मना कर दे कि माफ कीजिए, नुकसान तो हमें दिख ही नहीं रहा है। आपने बिल्कुल सटीक उपमा दी है। एक इंसान अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, लेकिन जब वो सरकारी दफ्तर में मदद मांगने जाता है तो हमारा सिस्टम एक चेकलिस्ट निकालता है और कहता है कि आपके चेहरे पर बाहरी विकृति नहीं है, इसलिए आप हमारी परिभाषा में फिट नहीं बैठते। ये मेडिकल बोर्ड और नौकरशाही का वो क्रूर चेहरा है जिसका सामना इन पीड़िताओं को रोज करना पड़ता था। सच में ये तो सिस्टम का दिया हुआ एक अलग तरह का दर्द है। बिल्कुल, क्योंकि इन पीड़िताओं के शरीर पर कोई दिखने वाला घाव नहीं होता था, इसलिए वे डिसेबिलिटी यानी विकलांगता की श्रेणी में नहीं आती थीं। और इसका सीधा असर ये होता होगा कि उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। हाँ, और भारत में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट न होने का मतलब तो यही है कि आप सिस्टम के लिए वजूद में ही नहीं हैं। कोई सरकारी मुआवजा नहीं।
कुछ भी नहीं। न मुफ्त मेडिकल सपोर्ट, न पुनर्वास की कोई सरकारी योजना। उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून की किताब में फेंकना और पिलाना के बीच एक अंतर पैदा कर दिया गया था। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या? अगर किसी को जबरदस्ती एसिड पिलाया गया है तो ये तो सीधा सीधा हत्या का प्रयास होना। बिल्कुल, ये एक जघन्य अपराध है। तो फिर इसमें ये डिसेबिलिटी एक्ट कहाँ से बीच में आ गया? क्या हमारा कानूनी ढांचा इतना बटा हुआ था? क्योंकि अगर हम भारतीय न्याय संहिता या उससे पहले के आईपीसी की बात करें, हाँ, सेक्शन 124। हाँ, वो तो एसिड फेंकने और एसिड पिलाने दोनों को एक समान अपराध मानता है। दोनों के लिए एक जैसी कड़ी सजा है। तो फिर ये वेलफेयर कानून इतनी अलग भाषा क्यों बोल रहा था? ये कम्युनिकेशन गैप कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। असल में होता ये है कि कानून अक्सर अलग-अलग समय पर अलग-अलग समितियों द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा। आपराधिक कानून का फोकस अपराध की प्रकृति और सजा देने पर होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो वेलफेयर कानून होते हैं वो अक्सर परिणाम को नापने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि सरकारी फंड्स का सही इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल, और फर्जी दावों को रोका जा सके। 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ड्राफ्ट बन रहा था तो कानून बनाने वालों के दिमाग में एसिड अटैक की सिर्फ वही रूढ़िवादी तस्वीर थी जो हम अक्सर मीडिया में देखते हैं। मतलब सड़क पर चलते हुए किसी के चेहरे पर तेजाब फेंक देना? हाँ, उन्होंने कभी इस भयानक संभावना की कल्पना ही नहीं की कि कोई बंद दरवाजों के पीछे किसी को जबरदस्ती तेजाब पिला भी सकता है। तो कागज पर एक कानून अपराधी को सजा देने के लिए कह रहा है कि हाँ, ये भयानक अपराध है, लेकिन जब उसी पीड़िता को अस्पताल में मदद देने की बारी आती है तो दूसरा कानून कहता है कि नहीं, हम तो सिर्फ बाहरी निशान देखेंगे। ये तो सिस्टम के अंदर का एक बहुत भयानक गैप है। और इसी भयानक गैप को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में भरा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मालिया बागची की बेंच ने जो फैसला सुनाया उसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, अदालत ने सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 का सहारा लिया। आर्टिकल 14 मतलब समानता का अधिकार? बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आप पीड़ितों के बीच भेदभाव सिर्फ इस आधार पर कर रहे हैं कि हमला कैसे किया गया था, यानी एसिड फेंका गया था या पिलाया गया था, हाँ, तो ये वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है, आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल। एक राज्य अपनी जिम्मेदारी से सिर्फ इसलिए नहीं भाग सकता क्योंकि पीड़िता के घाव शरीर के भीतर छिपे हैं। यानी अब फोकस पूरी तरह से इस बात से हट गया है कि हमला कैसे हुआ और पूरी तरह से नुकसान की गहराई पर आ गया है, एक्सटेंट ऑफ हार्म पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक और बात बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत सामग्री में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का जिक्र है। हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये इस पूरे फैसले का सबसे ताकतवर हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये नई परिभाषा आज से लागू नहीं होगी, बल्कि उस दिन से लागू मानी जाएगी जिस दिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पहली बार लागू हुआ था। मतलब 2016 से? हाँ, तो अगर किसी पीड़िता को 5 साल पहले मदद देने से मना कर दिया गया था तो क्या उसे अब मदद मिलेगी? सटीक तौर पर यही इसका मतलब है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। अगर 2018 में मेडिकल बोर्ड ने किसी को ये कहकर वापस भेज दिया था कि तुम्हारे चेहरे पर जलने के निशान नहीं है, तो आज वो उसी दफ्तर में जाकर अपना हक मांग सकती है। उन सभी पुरानी फाइलों पर से धूल हटाई जाएगी। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये सालों का रुका हुआ न्याय है जो वापस दिया जा रहा है। कागज पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पुरानी गलती सुधार दी, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या सिर्फ एक आदेश रातों रात तो सिस्टम को बदल सकता है जो सालों से सुस्त पड़ा है? मैं सहमत हूँ, सच्चाई काफी कड़वी है। अगर हम थ्योरी से निकलकर असली दुनिया की, अदालतों की प्रैक्टिकल रियलिटी की ओर बढ़ें तो स्थिति क्या है? जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक क्राइसिस की ओर इशारा करते हैं। पेंडिंग मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 1980, पश्चिम बंगाल में 160 और गुजरात में 114 ऐसे मामले हैं जो अभी भी अदालतों में लटके हुए हैं। 198 मामले सिर्फ एक राज्य में, और ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। आखिर अदालतें इतना समय क्यों ले रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन धीमे ट्रायल्स पर चिंता जताई है। जब घाव अंदरूनी होते हैं तो बाहरी फोरेंसिक सबूत जुटाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। और गवाहों को डराना धमकाना भी तो बहुत आम बात है। बिल्कुल, और पीड़िता खुद इतनी भयानक मेडिकल स्थिति में होती है कि उसके लिए बार बार अदालत आना लगभग असंभव हो जाता है। सालों तक केस चलता रहता है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्थिति को सीधा सीधा न्याय का मजाक या मॉकरी ऑफ जस्टिस कहा है। न्याय का मजाक,
जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहे कि उनके ही सिस्टम में न्याय के नाम पर मजाक हो रहा है, तो ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। बिल्कुल है। तो इस लचर सिस्टम को ठीक करने के लिए अदालत ने क्या रास्ता सुझाया है? क्योंकि सिर्फ केस पेंडिंग है, ये बोल देने से तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए कोर्ट ने भविष्य के सुधारों के लिए कुछ बहुत ही बड़े नीतिगत बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसमें पहला है साबित करने का भार, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को पलटना। हाँ, इसे थोड़ा समझाइए। सामान्य तौर पर तो कानून ये कहता है कि दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, सामान्य कानून इसी सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन कोर्ट का सुझाव है कि एसिड अटैक जैसे मामलों में जहां सबूत मिटाना आसान होता है, वहां इस सिद्धांत को पलट देना चाहिए। मतलब अब आरोपी को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। हाँ, अगर आरोप तय हो जाता है तो उसे कोर्ट में यह साबित करना होगा कि मैंने ये नहीं किया है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तुम साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। और जो दूसरा सुझाव है वो तो अपराध की पूरी सप्लाई चेन को ही निशाने पे लेता है। वो है एसिड बेचने वालों की जिम्मेदारी तय करना। अच्छा। कोर्ट का ये साफ सुझाव है कि उन लोगों को भी सह आरोपी बनाया जाए जो बिना उचित लाइसेंस या बिना आईडी चेक किए अवैध रूप से एसिड बेचते हैं। ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक दुकानदार हूं और चंद रुपयों के लालच में किसी को बिना सवाल किए तेजाब दे रहा हूं, और वो इंसान जाके किसी पर हमला कर देता है, तो पुलिस सिर्फ उसे ही नहीं पकड़ेगी, पुलिस आपको भी उसी अपराध में सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार करेगी। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे क्या पता था वो इसका क्या करेगा। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे आप सिर्फ बंदूक चलाने वाले को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि उस कारखाने को ही सील कर रहे हैं जहां से वो अवैध गोलियां बनकर आ रही हैं। बिल्कुल सही उपमा है। अगर एसिड बेचने वाला ही सह आरोपी बन जाए तो उसे एसिड बेचने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इससे तो सीधे सप्लाई चेन ही कट जाएगी। और यही इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ घटना हो जाने के बाद मुआवजा देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि घटना को होने से रोकने की भी कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि कानून का चश्मा अब बदल गया है। फोकस अब कोई कैसा दिखता है से हटकर उन्हें कितना कार्यात्मक नुकसान हुआ है, यानी फंक्शनल डैमेज पर शिफ्ट हो गया है। ये समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कागज पर लिखे चंद शब्दों की व्याख्या में बदलाव हजारों लोगों को उनका छीना हुआ अधिकार और सम्मान वापस दिला सकता है। एकदम सही। अब सबसे कमजोर सर्वाइवर्स, जिनके घाव दुनिया को दिखाई नहीं देते, वे कानून की नजरों में अदृश्य नहीं रहेंगे। तो ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी करती है जहां एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल दिमाग में आता है, में जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू हो जाता है तो इसके परिणाम बहुत व्यापक होंगे। हाँ, क्या ये सिर्फ एसिड हमलों को ही नहीं, बल्कि खतरनाक रसायनों से जुड़े अन्य सभी अपराधों की पूरी सप्लाई चेन को हमेशा के लिए खत्म करने का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? बिल्कुल संभव है। अगर हर बेचने वाले को ये डर सताने लगे कि ग्राहक का जुर्म उसकी भी उम्र कैद बन सकता है, तो क्या हम भविष्य में अपराध को होने से पहले ही जड़ से रोकने के एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।